हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज द नवंकुर फाउंडेशन। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के बारे में और हमने डिस्कस किया काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को और मेजरली वहाँ पास जो हमको याद रखने वाली चीज़ें हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं और कुछ चार्ट्स दिए हुए हैं, उनको हमको क्या करना है, मेमोराइज करना है। और काफ़ी सिंपल सा चैप्टर है जिसको आप लोग इजी गोइंग वे में नीट हो, चाहे एम्स हो, चाहे ऑल इंडिया पीएमटी टाइप के जितने भी नेशनल लेवल के एग्जाम्स होंगे वो चैप्टर 1 से आप लोग इजीली बना सकते हैं वीडियो लेक्चर्स को देखकर। तो आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसके बारे में समझते हैं। एक्चुअल में जो बायोलॉजी होता है, ठीक है, बायोलॉजी का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं उसको कह देते हैं अपन बायोलॉजी। और बायोलॉजी में क्या हो सकता है हमारे पास, यहाँ पास एक तो हम लोग प्लांट की भी स्टडी कर सकते हैं और हम लोग एनिमल्स की भी स्टडी कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो क्या हो, प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, इन सारी की स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं, बायोलॉजी में करते हैं। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासीफाई करने की बात हम लोग इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। जो हमारे पास नॉर्मल सी बात करें बायोडाइवर्सिटी की तो कितना है, 1.7 to 1.8 मिलियन। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी वाले ऑर्गेनिजम्स ढूंढे जा चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जो न्यू ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको हम लोग डिस्कवर करने के लिए कैसे कैसे कौन कौन से तरीकों से हम लोग उनको क्या कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। तो चलिएगा देखते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक्चुअल में क्या है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक, ये क्या बोल रहा है, साइंटिफिक प्रोसेस है, प्रोसीड्यूर ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स। साइंटिफिक प्रोसेस है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, किसके लिए, ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करने के लिए। किन में, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में अरेंज करने के लिए। ऑन द बेसिस, कौन से बेस पे इनको हम लोग ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिनोट करेंगे या फिर इनको बांटेंगे, तो वो होगा सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे। क्लियर है? अगर हमको मालूम है कि कोई ऑर्गेनिज्म सेम है या फिर डिफरेंट है तभी हम उनको क्या कर पाएंगे, डिफरेंशिएट कर पाएंगे या फिर डिफरेंट कैटेगरीज में रख पाएंगे। आगे देखिए, प्लेसिंग द ग्रुप्स इन अ हियरार्की ऑफ कैटेगरीज। कैटेगरीज है ये, ठीक है, कैटेगरीज। तो एक्चुअल में आप लोग को इसका थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्लियर है कि जितने भी हियरार्की लेवल हैं हमारे पास, सीक्वेंस हैं कैटेगरीज के, उन पर्टिकुलर कैटेगरीज के बारे में जैसे हमने बात किया, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, ये सारी चीज़ों पे हमको क्या करना है, पर्टिकुलरली इनके सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को देखते हुए ऑर्गेनिजम्स को ही हमको क्या करना है, हियरार्की या फिर कैटेगरीज में प्लेस करना होगा। क्लियर है? तो इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। साइंटिफिक अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप एंड सब ग्रुप्स, सिमिलैरिटीज, डिससिमिलैरिटीज इन अ हियरार्की ऑफ कैटेगरीज। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नीड फॉर क्लासिफिकेशन। आखिरकार क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी भाई? बिना क्लासिफिकेशन के क्या हम लोग स्टडी नहीं कर सकते? ऑब्वियसली स्टडी कर सकते हैं आप बिना क्लासिफिकेशन के बायोलॉजी के अंदर, लेकिन अगर आप क्लासिफाई नहीं करते हैं तो जो स्टडी होगी, जो सिंपल हो सकती है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और हमारे समझ में नहीं आएगी। इसलिए हम अपने इजीनेस के लिए या फिर सिंप्लीफाई करने के लिए स्टडी को हम लोगों को क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिएगा देखते हैं, एक्चुअल में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पास, उन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिएगा, इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म। हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की 1.7 to 1.8 मिलियन, इतनी सारी स्पीसीज हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है अर्थ में। इतनी सारी स्पीसीज को डिस्कवर किया जा चुका है, इनको क्लासिफाई किया जा चुका है।
लेकिन हमारे वर्ल्ड में, हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको अगर हम लोग क्लासीफाई अगर नहीं करें या फिर क्लासिफिकेशन नहीं करें प्रॉपर वे में, प्रॉपर ग्रुप्स में ना बांटें, प्रॉपर सब ग्रुप्स में ना बांटें, प्रॉपर स्पीसीज में ना बांटें, प्रॉपर जीनस में ना बांटें, प्रॉपर फैमिली में ना बांटें, तो उनको स्टडी कर पाना क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्योंकि इतनी सारी डाइवर्सिटी है और अगर सभी चीज़ें मिक्स हो गई तो पहचानना क्या हो जाएगा, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबको पर्टिकुलर प्लेस में क्या किया जाना चाहिए, अरेंज करके रखना काफ़ी ज़रूरी है। क्लियर है? तो इतनी सारी ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको स्टडी कर पाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा अगर क्लासिफिकेशन नहीं किए। नेक्स्ट, विदाउट एनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। ऑर्गेनिजम्स को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किसी भी क्लासिफिकेशन के बिना। हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया है कि आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड दी नॉमेनक्लेचर सीक्वेंस में हम लोग स्टडी करेंगे, तब जाके हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर वे में हम लोग सिस्टमैटिक्स को फॉलो कर सकेंगे। क्लियर है? तो क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको क्लासीफाई करने के लिए और उसके नॉमेनक्लेचर के लिए। नॉमेनक्लेचर वो भी होना चाहिए, यूनिवर्सल नॉमेनक्लेचर होना चाहिए। नेक्स्ट, all type of organisms do not occur in one locality. All type of organisms do not occur in one locality. अब हमारे अर्थ में बहुत सारी वेराइटी हैं, मैंगो पाई जाती है प्लांट्स में, ठीक है गाइस, नीम का पौधा पाया जाता है, बनाना पाए जाते हैं, बनियन ट्रीज पाए जाते हैं, ठीक है। कुत्ते, एनिमल्स की बात करें अगर तो डॉग पाई जाती हैं, कैट पाई जाती हैं, हॉर्स हैं, बुफेलो हैं, क्लियर है, एलिफेंट है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, ह्यूमंस भी हैं। इतने सारे एनिमल्स के होने के बावजूद ये सभी के सभी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में नहीं पाए जाते। कुछ ऑर्गेनिजम्स फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स कहाँ पाए जाते हैं, फॉरेस्ट और हमारे सिटी या फिर विलेजेस में पाए जाते हैं, क्लियर है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है कि भाई जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक जगह में नहीं पाए जाते, सभी अलग अलग जगह में पाए जाते हैं, क्योंकि सभी की डाइवर्सिटी क्या है, अलग अलग है, हैबिटेट्स अलग अलग हैं, क्लियर है गाइस। तो वही चीज आप लोग याद रखेंगे कि एक जगह में नहीं पाए जा सकते, एक जगह में नहीं पाए जाते, अगर उनको क्लासीफाई नहीं करेंगे तो और पहचानना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्लियर है। क्लासीफाई करेंगे तो हमको थोड़ा सा याद तो रहेगा कि इस जगह पे ये ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, इस जगह पे ये ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन नोइंग द रिलेशनशिप अमॉन्गस्ट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब क्लासिफिकेशन क्या कर दे रहा है, हमको हेल्प कर रहा है किसमें, रिलेशनशिप को समझने में, किसमें, डिफरेंट ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स में, क्लियर है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिमिलर हो सकते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनके, कुछ हमने फेलेडी और कैनेडी के बारे में डिस्कस किया था कि कुछ उनमें क्या है, कुछ सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है, क्योंकि उनको कार्निवोरा में रख दिया गया था, ठीक है ना। उनके 4 लेग्स पाए जाते हैं, ठीक है, टेल पाई जाती है, ये चीजें आपको डिस्कस की गई हैं। तो सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को हम लोग ध्यान में रखते हुए क्लासीफाई करते हैं, और अगर हम लोग इसको प्रॉपर वे में क्लासीफाई नहीं करें और क्लासिफिकेशन ना करें तो हमको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, स्टडी करने में हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हमारी स्टडी को बायोलॉजिस्ट के लिए और साइंटिस्ट के लिए स्टडी को बेहतर बनाने के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए हमको क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। आप लोगों को एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा कि जब खाना बनाया जाता है तो खाना बनाने के लिए पूरी चीज़ें अरेंज्ड होती हैं, तब जाके किचन के अंदर खाना बनाया जाता है। अगर सिस्टम से अगर खाना ना बनाया जाए और मान लीजिए कि कोई सब्जी बना रहा है और सब्जी बनाते वक्त क्या कर रहा है कि सब्जी किचन में है, ठीक है, जिसे चॉपिंग करना है वो इक्विपमेंट कहीं बाहर है, क्लियर है, हॉल में रखा हुआ है, ठीक, पैन जो है वो कहीं दूसरे जगह रखा हुआ है, वो भी हॉल में रखा हुआ है। तो क्या होगा, जब सब्जी बनाना रहेगा तो गैस तो चालू कर दिए, फिर पैन रख दिए, फिर ऑयल रख दिए, क्लियर है ना, फिर धीरे धीरे
फिर उन चीज़ों के लिए आपको टमाटर, मान लीजिए टमाटर कहीं दूसरी जगह रखा हुआ है तो उसको लाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, तो इसमें क्या हो जाएंगे, टाइम काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलरली अगर सब्जी बना रहे हैं या फिर खाना बना रहे हैं तो एक जगह सिस्टम से अरेंज करके रखते हैं, सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में चॉपिंग वगैरह करके प्रॉपर सिस्टम से रखते हैं ताकि सब्जियां समय पे बन जाए, खाना समय पे बन जाए, ताकि हमको इजी पड़े। अगर वही चीज़ फैली हुई रहेगी चारों तरफ तो हमको क्या पड़ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और सब्जी और चावल जो रहेगा वो ख़राब भी हो जाएगा। इसलिए ये देखिए एक सिंपल के तरीके में क्या हो रहा है, सिंपल से तरीके में खाना ही खराब हो जा रहा है। तो हमारा क्लासिफिकेशन अगर नहीं किया अच्छे से, प्रॉपर वे में अरेंज करके नहीं रखे किसी ऑर्गेनिज्म को, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, हमारी जो स्टडी करने का पैटर्न रहेगा वो पूरा बिगड़ जाएगा, हम लोग प्रॉपर वे में स्टडी नहीं कर पाएंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए ही क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे कि हमारी स्टडी को इजी करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ी, क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी, हमारे फायदे के लिए। चलिए, तो ये तो हो गई क्लासिफिकेशन के बारे में कि क्लासिफिकेशन क्या है और क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करना है। तो देखते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एक्चुअल में है क्या। इट इज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच यूजेस वन और टू, यहां पास क्या बात हो रही है, वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स फॉर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब आर्टिफिशियल जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होगा उसमें एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए जाएंगे जिसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्या किया जाएगा, क्लासिफाई किया जाएगा। अब इस सिंपल से जो यहाँ पास डेफिनेशन लिखी हुई है, इस डेफिनेशन को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे जो कि था एरिस्टोटल जी के बारे में। एरिस्टोटल वॉज द फादर ऑफ बायोलॉजी, या फिर हम लोग बोले फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो वो कौन है भाई, एरिस्टोटल है। क्यों, वो आप लोगों को समझ में आएगा। चलिएगा, तो एक्चुअल में क्या हुआ कि जो क्लासिफिकेशन था उसको सबसे पहले इनिशियल लेवल पे सबसे पहले स्टार्ट किया किसने, एरिस्टोटल ने। और स्टार्ट किया कौन से बेसिस पे बच्चों, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, जो कि यहां पास बात की जा चुकी है। क्लियर है, वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। क्लियर है, तो यहां पास क्या हुआ कि एरिस्टोटल भैया ने एनिमल्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया। जो पहली कैटेगरी थी वो थी इनेमा और दूसरी थी एनीमिया। ठीक है, इनेमा का मतलब था विथ रेड ब्लड, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर रेड ब्लड पाया जाता है। इसमें क्या हो गया है, कलर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, कलर की बात हो रही है। किसके, ब्लड के कलर के बारे में, मतलब वो क्या है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। अनाइमा विदाउट रेड ब्लड, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं पाया जाता, उनके अंदर हो सकता है कि प्लाज्मा ही पाया जाता हो या फिर हीमोसील पाया जाता हो। ठीक है, जैसे कॉकरोच वगैरह में पाया जाता है। क्लियर है, तो ये चीज याद रखेंगे कि एनिमल्स को उसने क्या कर दिया, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक तो इनेमा और एक अनाइमा। ठीक है, अब एनिमल्स को ही इन्होंने पहले कैरेक्टर क्या ले लिया, कलर लिया। दूसरा कैरेक्टर क्या था इनका, डिफरेंशिएट करने का या फिर क्लासिफाई करने का, वो ये था कि ये हैबिटेट के बेस पे भी उनको क्या कर दिए, डिफरेंशिएट कर दिए, क्लासिफाई कर दिए। तो हैबिटेट के बेस में देखिए, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिश, वेल, इनको जो पानी में रहते हैं उनको अलग रख दिया इन्होंने कि पानी वाले जीव जंतु तुम अलग जाओ भाई, तैरते रहो पानी में। ठीक है, टेरेस्ट्रियल जैसे कि जो गाय होते हैं, है ना, कैटल्स वगैरह, भैंस होते हैं। ठीक है, ये सारे जो कैटल्स होते हैं, बकरियां वगैरह, टेरेस्ट्रियल जो जमीन पे रहते हैं, इन लोगों को बोल दिया कि भैया तुम लोग जमीन में जाओ टहलो। ठीक है, उनको ऐसा क्लासिफाई कर दिया। रेप्टाइल्स जैसे कि स्नेक वगैरह हो गए, है ना, इन सबको क्या बोल दिया कि आप लोग जमीन में रहिए। कुछ रेप्टाइल्स वैसे एक्वेटिक होते हैं बट वो नेग्लिजिबल होते हैं, कभी कभी जाने के लिए वो लोग कभी कभी चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, ऐसा घूमने फिरने चले गए ऐसा। एरियल ने डिवाइड कर दिया बर्ड्स के बारे में। तो भाई जो बर्ड्स थे ऑब्वियस सी बात है आसमान में उड़ते हैं, और जो बैट होता है वो एक्चुअल में बर्ड की कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए इसको हम लोगों ने अलग लिखा है। बैट एक्चुअल में मैमल होता है। क्लियर है गाइस, चलिए, तो इसने क्या कर दिया यहाँ पास, कलर के बेस पे पहला तो ब्लड के
कलर के बेस पे डिफरेंशिएट किया और उनके आवाज के बेस पे डिफरेंशिएट कर दिया। किनको? एनिमल्स को, और इनने क्लासिफाई कर दिया एनिमल्स को। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग प्लांट्स के बारे में। अब एक्चुअल में क्या हुआ भाई कि उस समय उतने ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज तो नहीं थी, लेकिन इनिशियल लेवल पे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखते हुए उन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। तो उन्होंने जो प्लांट्स थे उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहले थे हर्ब्स। जो हर्ब्स थे वो जैसे कि वीट, पैडी, टोमेटो, ये छोटे छोटे पादप होते हैं जिनमें मतलब वुड वगैरह नहीं होता है। उन सारे प्लांट्स को क्या कर दिया इन्होंने? हर्ब्स की कैटेगरी में डाल दिया। नेक्स्ट था श्रब। श्रब्स जो थे वो एक्चुअल में इनमें थोड़ा बहुत क्या बन जाता है? वुड बन जाता है। एकदम हार्ड वुड नहीं बनता है, लेकिन वुड होता है इनमें, जैसे कि हिबिस्कस हो गया, हाई बुश ब्लूबेरी हो गया। ये जितने भी प्लांट्स हैं इनमें क्या पाई जाती है? थोड़ी बहुत लकड़ियां बन जाती हैं। क्लियर है गाइस? तो इनको श्रब्स में डाल दिया। उसके बाद फिर ट्रीज हैं, जो ट्रीज को क्या कर दिया इसने? काफी जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनको क्या कर दिया इसने? कैटेगराइज कर दिया। मैंगो, नीम, बनियन ट्री, ETC बहुत सारे प्लांट्स हमारे पास पाए जाते हैं। क्लियर है गाइस? तो यहां तक की बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब डिस्कस करते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में कि एक्चुअल में टू किंगडम क्लासिफिकेशन होता क्या है और इसको देने वाले कौन थे और इसके क्या क्या क्राइटेरियाज थे जिसके बेसिस पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन को एक्चुअल में दिया गया। क्लियर है गाइस? तो चलिएगा देखते हैं। In the past, organisms divided into 2 groups on the basis of cell wall। मतलब जो बहुत पुराने समय की बात अगर करें, जब इनिशियल लेवल पे एरिस्टोटल के बाद अगर डिस्कवरीज वगैरह हो रही थी, तो वहाँ पास आए थे एक साइंटिस्ट जिसका नाम था कैरोलस लिनियस। जानते हैं आप लोग कैरोलस लिनियस को? ठीक है, तो यहाँ पास क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई जो सेल वॉल की प्रेजेंस है या फिर एब्सेंस है, इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया। मतलब प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और जो एनिमल्स होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसके बेसिस पे उन्होंने क्या कर दिया? एनिमल्स को और प्लांट्स को क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया और 2 किंगडम डिराइव किए। पहला किंगडम था किंगडम एनिमिलिया और दूसरा था किंगडम प्लांटी। क्लियर है? या फिर ऐसा बोल सकते हैं किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। चलिए, तो यहां पास क्या हुआ? टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है, तो हमारे कैरोलस लिनियस भैया ने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है ये कौन? कैरोलस लिनियस। फादर ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी कौन है? कैरोलस लिनियस है। स्पेशली याद रखेंगे कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है उसका मेन मोटो था किसके ऊपर फोकस करना? सेल वॉल के प्रेजेंस या फिर एब्सेंस के ऊपर। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो प्लांट होगा और अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो वो क्या होगा? एनिमल होगा। इस चीज के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया था और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनके बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते थे, लेकिन मेजर फोकस किया गया था सेल वॉल पे। और कुछ थे, उनको डिस्कस करते हैं। टू किंगडम दिया, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। प्लांट्स में कैसे बोला गया? एब्सेंस ऑफ लोकोमोशन। मतलब प्लांट्स जो होते हैं वो लोग मूव नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते एक जगह से दूसरे जगह। अब आप बोलेंगे सर वो तो हवा में इधर उधर हिलते हैं। नहीं, वो नहीं, वो सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं सकते। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ लोकोमोशन, इनमें लोकोमोशन नहीं पाया जाता। ठीक है, ये वाला चीज है वो इंपॉर्टेंट है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। सेल वॉल प्रेजेंट होता है। क्लियर है? अनलिमिटेड ग्रोथ होता है प्लांट्स में। प्लांट्स में क्या होता है? अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। चैप्टर फर्स्ट में हमने डिस्कस किया है भाई कि अनलिमिटेड ग्रोथ पाया जाता है प्लांट्स में, है ना। एब्सेंस ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। प्लांट्स में एब्सेंस ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। और बहुत सारे हमारे पास क्राइटेरियाज थे जिनके ऊपर फोकस किया जा सकता था, लेकिन इनिशियल लेवल पे मेजर फोकस था सेल वॉल पे। क्लियर है? चलिए, एनिमल्स में क्या था? प्रेजेंस ऑफ लोकोमोशन, है ना, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ये चीज थी एनिमल्स में। लिमिटेड ग्रोथ, एनिमल्स में लिमिटेड ग्रोथ होता है और जब ग्रोथ होता है, रिक्वायरमेंट होती है तब। क्लियर है? आफ्टर अ सर्टेन एज कब होता है? जब कंडीशनल होगा। कैसा होगा? कंडीशनल ग्रोथ होगा। प्रेजेंस ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एनिमल्स में ये पाया जाता है।
क्लियर है, इसी के बेस पे क्या कर दिया गया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। जो याद रखने वाली बात है वो क्या है, यहाँ पर सेल वॉल वाली, कैरोलस लिनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, एंड जो है अपना सेल वॉल। क्लियर है गाइस, तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की ओर, जो कि दिया गया था मिस्टर हैकल के थ्रू। ठीक है, मिस्टर हैकल ने क्या किया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और एक न्यू किंगडम बनाया जिसको कह दिए फिर बाद में प्रोटिस्टा किंगडम। एक्चुअल में इन्होंने ऐसे कैसे किया, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने क्या किया, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, सेपरेटेड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड फॉर्म अ न्यू किंगडम प्रोटिस्टा। अब भाई जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, तो चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स में हो, चाहे एल्गीज हो, प्लांट्स में थोड़े बहुत है ना, और एल्गी और फंजाई। क्लियर है, तो इनको कैसे इन्होंने डिफरेंशिएट किया, जो बेस था वो क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ लैक ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन, मतलब उनमें टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता। क्लियर है, उनको क्या कर दिया इन्होंने, प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। क्लियर है गाइस, तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और प्रोटिस्टा के अंदर क्या कर दिए, एक समय पे इनिशियल लेवल पे जब यहाँ पर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन रखा गया था, तो यहाँ पास प्रोकैरियोट्स को भी रखा गया, एल्गीज को भी रखा गया, फंजाइस को भी रखा गया, और कुछ फ्यू एनिमल्स भी थे। क्लियर है गाइस, अब इसको हम लोग जब आगे चलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हुआ कि जो प्रोटिस्टा किंगडम था वो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम से ही कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स को छांट कर निकाल के प्रोटिस्टा किंगडम बना दिया गया। क्लियर है, तो यहीं से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, उन ऑर्गेनिजम्स को जिनके अंदर टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता, उन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को निकाल कर कहाँ डाल दिए, प्रोटिस्टा किंगडम में डाल दिए, और हमारा प्रोटिस्टा किंगडम बन गया।